तो अब हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन के कुछ पार्ट्स उनके बारे में। तो सबसे पहला पार्ट था हमारा, सबसे पहले बात कर रहे थे हम सर्वे की। तो सर्वेक्षण होता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है आपको। तो सर्वेक्षण की हम बात करें तो सर्वेक्षण क्या है कि जैसे कि भी मैंने पहले बताया था कि सर्वेक्षण क्या है कि किसी भी बिंदु की स्थिति ज्ञात करना। दैट मीन्स कि किसी बिंदु को लोकेट करना या उसकी लोकेशन को डिटरमाइन करना। अब अगर हम कह दें कि हमारी स्थिति, मैं अपनी बात करूं तो मेरी स्थिति कैसे बता सकते हैं, तो हम यही कहते हैं कि या तो हम किसी दिशा में बता सकते हैं कि मैं इस दिशा में खड़ा हूं, या फिर हम कह सकते हैं कि इतनी क्षैतिज दूरी पे या इतना ऊंचाई पे। तो जनरली हम बात करें किसी भी बिंदु की अगर लोकेशन फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, किन किन संदर्भ बिंदु पर। तो हम ये कहें कि किन किन के आधार पर, तो एलिवेशन के आधार पर, उच्चता, या फिर कह दें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्षैतिज दूरी पे, या फिर डायरेक्शन दिशा के आधार पर। तो किसी भी बिंदु की लोकेशन फाइंड करना, डिटरमाइन करना, उसी को हम सर्वेक्षण कहते हैं। नेक्स्ट फिर बात करते हैं हम सर्वेक्षण प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या होता है। तो सिद्धांत की बात करें तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, सबसे पहला सिद्धांत, यानी कि संपूर्ण से अंश की ओर। ठीक, तो जैसा कि त्रुटियों के कारण हम क्या करते हैं, इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, संपूर्ण ना करके फिर हम कैसा करते हैं कि संपूर्ण से पार्ट्स की तरफ उसमें आते हैं, जिससे कि हमारी त्रुटियां क्या हो कि कुछ कम हो जाएं या फिर ना के बराबर रह जाएं। नेक्स्ट फिर बात करते हैं हम लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टू नोन पॉइंट, किसी बिंदु को कम से कम दो संदर्भ बिंदु से निर्धारित करना। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैसे हम दो ज्ञात बिंदु हैं हमारे पास नोन पॉइंट्स हैं, उससे हम तीसरे बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि ए और बी हमारे पास नोन पॉइंट है, हम तीसरा सी ऑफसेट बना के हम कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट डाल दें। या फिर कहते हैं ए और बी से हमें दूरी अगर पता है तो हम सी पॉइंट को ज्ञात कर सकते हैं। सारे ज्योमेट्री मेथड हैं, जैसे कि आप जान ही रहे हो, बचपन में किया होगा। तो ए और बी, जैसे ए और बी दो स्टेशन हमें पता है, वहाँ बी से हमें उस सी बिंदु को ज्ञात करना है, निर्धारित करना है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी हमें एंगल पता है, दूरी पता है, तो एंगल और दूरी से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ए और बी हमारे नोन पॉइंट्स हैं, उनसे हम सी ज्ञात करना है हमें, दोनों से हमें अगर एंगल पता है तो भी हम वो पॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा सिद्धांत मुख्य क्या था कि कम से कम दो संदर्भ बिंदु से तीसरे को ज्ञात करना। ठीक, तो हम इस प्रकार कुछ ज्ञात कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो एक्यूरेसी, परिशुद्धता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं हम। तो उसमें आपका प्लेन सर्वे आता है, समतलन सर्वेक्षण, और जियोडेटिक भूपृष्ठीय सर्वेक्षण। तो समतलन की अगर बात करें हम साधारण सर्वेक्षण की, तो आपको पता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी वक्र है, यानी कि पृथ्वी का जो सरफेस है वो कर्व है। तो कर्वेचर, अब अगर हम ऐसा कहें कि एक छोटे से पार्ट के कर्व के लिए, कर्व का एक हम छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, तो ये कुछ हमें एक सीधी रेखा की तरह दिख रहा है। ठीक, तो यानी कि इस छोटे से पार्ट की अगर हम बात करें तो इस छोटे से पार्ट में कर्व का बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लेन सर्वे, समतलन सर्वेक्षण, तो 250 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया होता है, इसमें हम आसानी से समतलन सर्वेक्षण कर सकते हैं। या फिर हम कह दें कि जो हमारा कर्व होता है अर्थ का, कर्वेचर, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। या फिर और आपका जो एक क्वेश्चन बनता है इसी प्रकार कि आपने पढ़ा होगा 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया की बात की जाती है। तो या फिर हम कह दें कि हमारे ट्रायंगुलेशन की बात करें तो अगर वक्र हम लेंगे तो हमारा क्या होता है कि स्पेरिकल ट्रायंगल बनेगा ट्रायंगुलेशन में, और अगर हम प्लेन की बात करें तो प्लेन ट्रायंगल होगा। तो इनमें जो इनका सम होगा, इनके एंगलों का सम, तो अगर इसमें दोनों में डिफरेंस 1 सेकेंड होगा तो हम ये कह सकते हैं 195 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में प्लेन सर्वे हम मान सकते हैं। नेक्स्ट फिर इसी प्रकार बात करते हैं जियोडेटिक सर्वे क्या है। तो ये तो हम लोग ने बात की थी कि प्लेन सर्वे क्या है, जहां पे वक्र को हम नहीं मानते हैं, अर्थ के कर्व को नहीं ज्ञात माना जाता है। नेक्स्ट फिर बात कर रहे हैं जियोडेटिक की। तो जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है कि हम अर्थ के कर्वेचर को हमें अर्थ के कर्वेचर को हमें वहां पे मानना पड़ता है। जनरली ये सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जहां पे बहुत ही एक्यूरेसी की जरूरत होती है, तो वहां पे हम लोग जियोडेटिक सर्वे का प्रयोग करते हैं।
ठीक। नेक्स्ट फिर बात करते हैं पर्पस, उद्देश्य के आधार पर कौन कौन से सर्वे किए जाते हैं। इंजीनियरिंग सर्वे हो गया आपका, इंजीनियरिंग सर्वे किसी भी इंजीनियरिंग कार्य के लिए, सड़क हो गया, बिल्डिंग हो गई, इन सब के लिए जो भी सर्वे किए जाते हैं। मिलिट्री सर्वे, किसी भी डिफेंस की बात करें हम मिलिट्री के लिए, तो वो जो सर्वे किए जाते हैं किसी की भी स्थिति ज्ञात करने के लिए, तो वो सब मिलिट्री सर्वे के अंतर्गत आते हैं। भूगर्भीय सर्वे, जियोलॉजिकल चट्टानों वगैरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए तो जियोलॉजिकल सर्वे होते हैं। जियोग्राफिकल, किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र का हमें नक्शा बनाना है तो उसके लिए भौगोलिक जियोग्राफिकल सर्वे, या फिर कह दें माइन सर्वे, खनन, तो खनिजों के अगर बारे में जानना है उनको हमें ज्ञात करना है तो फिर खनन सर्वे। आर्कियोलॉजिकल, पुरातत्व, जैसे कि पुराने मंदिर हो गए या फिर किले वगैरह हो गए, उन सब के लिए जो सर्वे किए जाते हैं तो वो सब हमारे आर्कियोलॉजिकल के अंतर्गत आते हैं। रूट सर्वे, पथ, तो पथ के लिए हमें पता है कि सड़क हो गया या रेल हो गया, ये सब हमारा रूट सर्वे के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट फिर बात करें हम प्लेस, स्थिति के आधार पर, तो स्थिति के आधार पर या तो भूमि लैंड सर्वे, या तो हाइड्रोग्राफिक समुद्री, या अंडरग्राउंड भूमिगत, या हवाई एरियल, और एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि खगोलीय। तो लैंड सर्वेक्षण के अंतर्गत टोपोग्राफिकल, कैडेस्ट्रल और सिटी सर्वेक्षण आता है। स्थलाकृतिक, भूकर और नगर सर्वेक्षण। हाइड्रोग्राफिक, समुद्र में गहराई वगैरह नापने के लिए। अंडरग्राउंड भूमिगत सर्वे, खनिजों की जानकारी के लिए। हवाई सर्वे, हवाई सर्वे एयरप्लेन द्वारा फोटोग्राफी करके जो सर्वेक्षण किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल, खगोलीय, चांद तारों की स्थिति या फिर कह दें कि उनकी गति, प्लैनेट्स की गति जानने के लिए, उन सब के लिए जो सर्वे किया जाता है वो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, खगोलीय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, उपकरण के आधार पर, तो उपकरण के आधार पर कह दें चेन, जरीब सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, थियोडोलाइट की मदद से हम जो करेंगे, जरीब की मदद से करें। टेकोमेट्री या फिर पटल सर्वेक्षण, पटल की मदद से। ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ये एक प्रकार की मशीन होगी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक की मदद से हमें क्या है, डिस्टेंस का मेजरमेंट करती है। फिर टोटल स्टेशन, आपने सबने नाम सुन रखा होगा। टोटल स्टेशन जनरली हमारा आपका जो संपूर्ण पूरी तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे हम एंगल भी मेजर कर सकते हैं और डिस्टेंस भी बताता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि ईडीएम ही आपका फिट होता है। थियोडोलाइट और ईडीएम मिलाकर ही समझ लीजिए टोटल स्टेशन बनता है। नेक्स्ट फिर बात करेंगे हम लोग स्केल्स की, तो हम लोग बात करते हैं स्केल, पैमाने की। तो पैमाना होता क्या है, स्केल, भूमि दूरी को मानचित्र पर यानी कि मैप पर दर्शाने के लिए जो उचित हम अनुपात लेते हैं। कि जैसा कि मैंने बताया था कि भूमि पर अगर 10 किलोमीटर की दूरी है तो उसे हम मैप पर कैसे शो कर सकते हैं, या फिर कहते किसी ड्राइंग में हम कैसे दर्शा सकते हैं, क्योंकि 10 किलोमीटर की रेखा तो हम ड्राइंग पे बना नहीं सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि 10 किलोमीटर को हम कुछ स्केल मान लेते हैं, पैमाना मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर हमारी मैप पर जो है मानचित्र पर वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है, ऐसा ही कुछ। तो उसी का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्केल, पैमाना। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी कि निरूपक भिन्न। तो निरूपक भिन्न क्या होता है, वही जो अनुपात अभी हम लोग ने स्केल के द्वारा लिया था, हमने जो जो कहा था उसी को हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। तो आरएफ क्या होता है, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, यानी कि जितना हम मानचित्र पर दूरी लेते हैं नक्शे पर वो अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। जैसे कि हमने अभी बताया कि 10 किलोमीटर हमने माना कि 10 किलोमीटर बराबर हमने 10 सेंटीमीटर मान लिया। ऐसा माना कि भूमि पर 10 किलोमीटर दूरी थी तो वो मानचित्र पर हम 10 सेंटीमीटर में दर्शा सकते हैं। तो फिर अगर हम यहाँ पे आरएफ की बात करें तो हमारा आरएफ क्या हो जाएगा, मैप डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और ग्राउंड डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर। यहाँ पे हम किलोमीटर को चेंज कर कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि 10/10 गुणे 10 की पावर 5 आ सकता है। 1000 मीटर के लिए 3 और 2 सेंटीमीटर के लिए, ठीक। तो यहाँ से हम देखें तो 10-10 कैंसिल हुआ, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या हुआ, 1/10 की पावर 5, ठीक। तो हम इसे आरएफ, ये हम इस प्रकार से आरएफ याद कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर बात करेंगे टाइप्स, कौन कौन से प्रकार की स्केल्स होती हैं। प्लेन स्केल, साधारण स्केल जो 2 डायमेंशंस ही सिर्फ मेजर करती हैं, सेंटीमीटर और एमएम। जैसा कि आपने बचपन से यूज करते आ रहे हो जो स्केल, वो कैसी है, एक प्लेन सिंपल स्केल है। अगर उस स्केल की बात करें तो उसमें आप सिर्फ क्या मेजर करते थे, सेंटीमीटर और एमएम। नेक्स्ट फिर डायगोनल स्केल, विकर्ण स्केल, इसमें तीसरी डायमेंशंस भी हम विकर्ण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, 3 डायमेंशंस के हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे कॉर्ड स्केल, जीवा। तो जीवा स्केल सिर्फ किस लिए एंगल मेजर, कोणों को माप करने के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट वर्नियर स्केल, वर्नियर पैमाना। तो वर्नियर पैमाना भी 3 डायमेंशनल होता है, इसमें भी हम 3 डायमेंशंस मेजर कर सकते हैं। वो आपकी मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर हो सकती हैं या इनके अलावा भी कोई हो सकती हैं। वर्नियर के प्रकार कौन कौन से होते हैं? डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर, डबल वर्नियर, एक्सटेंडेड वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर की बात करें तो देखो डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है, ये हमारी कहते हैं वर्नियर स्केल है और ये हमारी मेन स्केल है। नेक्स्ट ये तो डायरेक्ट उसे कहते हैं कि जब हमारे नंबर ऑफ काउंट्स, जो हमारे नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, यानी कि जो हमारे भाग हैं वर्नियर के, वर्नियर पैमाने के, तो वो वर्नियर पैमाने के भाग जितने होंगे, यानी कि 10, हम मान लें 10 पैमाने जो वर्नियर स्केल के पैमाने के भाग हैं, तो वो 9 डायरेक्ट जो मेन स्केल है डायरेक्ट में, तो वो 9 के बराबर होंगे। दैट मीन्स ये कह दें कि हम वर्नियर में हमेशा, ठीक है, वर्नियर के n जो होंगे वो हमारे n-1 मेन स्केल के बराबर होंगे। ये कह सकते हैं हम कि जो मेन स्केल है उसके n-1 भाग और वर्नियर के n भाग ये आपस में बराबर होते हैं, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट इस वर्नियर। इसी का जस्ट हम अगर इधर देखें रेट्रोगेट में, तो रेट्रोगेट में क्या होता है, थोड़ा सा केस बदल जाता है कि इसमें हमने देखा था कि वर्नियर के n भाग और इस मेन स्केल के n-1 भाग, यानी कि एक भाग कम। इसमें रेट्रोगेट में मेन स्केल का एक भाग ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मेन स्केल में, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मेन स्केल में 11 भाग और वर्नियर में जो 10 भाग हैं, तो वो 10 भाग, यानी कि ये जो 10 भाग दिख रहे हैं आपको वर्नियर के, वो मेन स्केल के 11वां यहाँ पे आएंगे, इसके बराबर होंगे, तो उसे हम कहते हैं रेट्रोगेट वर्नियर। नेक्स्ट फिर बात करते हैं डबल वर्नियर। तो डबल वर्नियर यानी कि दोहरा हमारा, तो वो हम दोहरी वर्नियर, आपकी डबल वर्नियर ऐसी होती है कि उसमें हम मेजरमेंट किसी भी तरफ से, दोनों तरफ से हम ले सकते हैं, ठीक, क्योंकि उसमें जो नंबरिंग होती है वो आपका दोनों तरफ से होती है, और जो वर्नियर होता है तो वर्नियर के स्केल पे भी जीरोस और दोनों तरफ से काउंटिंग की जा सकती है। इसी प्रकार हम एक्सटेंडेड वर्नियर की बात करें तो एक्सटेंडेड वर्नियर में भी हमारे जो मेन स्केल में डिविजन्स 2n-1 और वर्नियर में n के बराबर होते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड वर्नियर। ठीक, ये तो हम लोग ने टाइप्स ऑफ वर्नियर की बात की। फिर हम बात देखते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक, यानी कि वो छोटा सा छोटा, तो एक छोटी सी डिवीजन किसकी, वर्नियर और मेन स्केल, इन दोनों का जो भी डिफरेंस होता है इसी को हम कहते हैं लीस्ट काउंट। हमारा जो भी मेन स्केल और छोटे डिवीजन, एक डिवीजन का जो भी हमारा डिफरेंस होगा उसे लीस्ट काउंट कहेंगे हम। तो अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट में हमें पता था कि n वर्नियर और n-1 मेन स्केल में होते हैं, ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे तो वर्नियर स्केल अगर v की बात करें तो v की वैल्यू आ जाएगी n-1/n इंटू s। s क्या है, हमारे मेन स्केल काउंट्स है, और अब v क्या है, वर्नियर स्केल, n नंबर ऑफ डिवीजन्स। तो यहाँ से s माइनस v अभी बताया लीस्ट काउंट क्या होता है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन के डिफरेंस होता है, तो मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल के डिवीजन को हम करेंगे अगर, तभी लीस्ट काउंट निकलेगा। तो हमने v की जगह यहाँ से हमने क्या किया, इस वैल्यू को रख दी उठाकर। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा लीस्ट काउंट क्या आएगा, s/n। दैट मीन्स कि ये हम कह सकते हैं कि जो हमारी मेन स्केल होगी, मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स, n क्या था, n हमारा था वर्नियर के डिवीजन्स, तो मेन स्केल का एक डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स वर्नियर के, तो यही हमारा इन्हीं का रेशियो क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट, अल्पतमांक। इसी प्रकार रेट्रोग्रेड वर्नियर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारे वर्नियर में n डिवीजन्स और मेन स्केल में n+1 डिवीजन्स इक्वल होते थे, तो यहाँ से v की वैल्यू निकल सकती है। लीस्ट काउंट में हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, इनका डिफरेंस ले सकते हैं। डिफरेंस में हमने जब देखा कि क्या हुआ, n+1 s/n माइनस n s, तो जब इसको सॉल्व किया हमने तो लीस्ट काउंट हमारा s/n, सेम वही आया। ठीक, तो इसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट। इसमें आपको जो भी मेन चीज़ें याद रखनी है कि RF क्या है, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको एक इसी प्रकार पैमाना एक स्केल दे सकता है आपको, और RF आपसे पूछ सकता है, या तो इस पे क्वेश्चन बनता है कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शंस में पूछा जाएगा सबसे छोटी स्केल कौन सी है, या फिर सबसे कम। तो आप एक काम करो, जो भी आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपने क्वेश्चंस पढ़ रखे होंगे, तो जो भी आपको ऑप्शन दिए जाते हैं सबको RF में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक, जैसा कि आपको यही दे दिया जाए, एक ऑप्शन आपको ये कह दें, दूसरा ऑप्शन आपसे कह दें
कि आपसे ऐसा कह दे कि 1/5000 रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर दे देगा आपको फ्रैक्शन, ठीक है। तीसरी स्केल आपसे कह दे कि 10 मीटर इज इक्वल टू 1 mm, चौथी आपको इसी प्रकार कुछ स्केल दे दे। अब आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी सबसे छोटी स्केल है, तो एक चीज याद रखिए, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो स्केल छोटी, ठीक। तो आप इनको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करिए। उसके बाद देखिए कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में एक चीज हमेशा याद रखना कि इसका जो आपका न्यूमरेटर होगा, ठीक, आप यहाँ पे मैप डिस्टेंस कितनी भी ले लो, लेकिन इसको हमेशा डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना, यानी कि न्यूमरेटर हमेशा 1 रखा जाएगा इसका, ठीक। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में डिवाइड कर दो और नीचे देखो कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ रहा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो स्केल छोटी, यानी कि वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन छोटा, ठीक। तो ये आपने देखा। इसी प्रकार प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, क्वाड स्केल, वर्नियर। वर्नियर में जो आपसे पूछता है तो वो नंबर ऑफ डिविजन्स पूछता है कि डायरेक्ट और रेट्रोगेट में कंफ्यूजन होती है, तो रेट्रोगेट में हमेशा याद रखो। अगर नहीं याद रख सकते हो तो थोड़ा सा ऐसा दिमाग रखो, वर्नियर में हमेशा n होंगे। देखो वर्नियर में n है हमेशा नंबर ऑफ डिविजन्स, चाहे आपका वो एक्सटेंडेड हो, चाहे रेट्रोगेट हो, चाहे आपका डायरेक्ट हो। आप चेंज किस में, मेन स्केल में ही हो रहे हैं, ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो आप देख रहे हो डायरेक्ट छोटा सा वर्ड, रेट्रोगेट बड़ा वर्ड, तो बड़ा यानी कि बढ़ा दो, n+1 मान लो, ठीक। मेन स्केल में n+1 डिविजन्स और n डिविजन्स वर्नियर के। डायरेक्ट छोटा सा शब्द है तो n-1 डिविजन्स मेन स्केल में, ठीक, कंफ्यूजन नहीं होगी। एक्सटेंडेड और एक्सटेंड कर दिया, 2n-1 कर दिया, ठीक। इस प्रकार से अपने तरीके से याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये हम लोग ने देखा, स्केल की बात की हम लोग ने।